हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट IIT JEE NEET इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस और आफ्टर गेटिंग मास्टरी इन द केमिकल काइनेटिक्स नाउ वी हैव कम विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। और हमारा थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कैसे कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम जितने भी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर नई नीट और जेईई मेंस में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका रिवीजन करेंगे विद कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल अप्रोच। दोनों अप्रोच साथ में रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी और न्यूमेरिकल भी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पे भी और न्यूमेरिकल दोनों अप्रोच पे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए हुए हैं, दोनों डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेक्चर 3, 4 और 5 हमारे रहेंगे प्योरली एंड प्योरली प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, दैट इज PYQ, previous year questions of the JEE Mains, JEE Advanced and NEET also, learning new concepts through probabilistic approach from basic to advanced level, from basic to advanced level, क्योंकि स्टार्टिंग हम करेंगे बिल्कुल डेप्थ से करेंगे, हर चैप्टर की डेप्थ में घुसेंगे। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे बेसिक फंडे क्लियर करेंगे, फिर हम बेसिक से एडवांस लेवल पर चलते चले जाएंगे। और जैसे आपकी केमिकल काइनेटिक्स में कमांड आई थी बहुत स्ट्रांग, उसी प्रकार आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 के साथ। एंड यू विल गेट डेफिनेटली मास्टर इन द फिजिकल केमिस्ट्री विद NDS सर। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्ट्रेटजी 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। देखो बहुत ही बेसिक एडवांस लेवल से स्टार्ट करते हैं और मैं जो बेसिक लेवल उठाऊंगा आप देखना वहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस और नीट के अंदर, और यू विल डेफिनेटली टोटली गेट सरप्राइज टू गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, मेनली आपके रिलेशनशिप आते हैं जैसे रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, क्योंकि इन टर्म्स को जाने बिना, इनकी नॉलेज हुए बिना आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर पूरी कमांड ला ही नहीं सकते। भाई इफ़ यू डोंट नो अबाउट कंडक्टेंस, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, इफ़ यू डोंट नो अबाउट कंडक्टिविटी, हाउ इट इज कंडक्टिविटी रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड हाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, और इसके बाद डेफिनेटली आपको मास्टरी मिलेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन, क्या? इंटरकन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इट मींस दिस चैप्टर विल सर्कल अराउंड द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। दैट मींस हाउ कैन यू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और हाउ कैन यू कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. This chapter will go round and round on basis of these two particular concepts, और इसके अंदर क्या क्या फंडामेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे हम जानेंगे आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 और 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, जितने भी लेंथी लेक्चर बने जरूर देखने हैं अगर आपको वास्तव में फिजिकल केमिस्ट्री पे कमांड चाहिए। तो देखिए सब इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे पहले कंडक्टेंस की बात करता हूं मैं। देखो हमें पता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये काफ़ी बार पढ़ लेते हैं हम, फिजिक्स में भी आता है, 10th क्लास से पढ़ते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग बोथ L, तो L/A हो जाएगा, ठीक है, एंड फाइनल इज कम्स आउट टू बी R इज इक्वल टू रो L/A। क्या आता है? रो L/A। तो यहाँ पर R क्या है? रेजिस्टेंस है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो, और L इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो भाई इलेक्ट्रोड आप लगा रहे हो वो डिपेंड करेंगी, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो यहाँ पर आपका रो जो निकल कर आता है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इतना फंडामेंटल हमें पता है। देखो बेसिक से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है तो
तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है ना उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो आपकी पहली टर्म निकल करके सामने आती है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और कंडक्टेंस को या तो लिखते हैं जी स्टार से, किसे लिखते हैं, जी स्टार से या जी से लिख देते हैं। जी हो जाएगा 1/r। ठीक है, और कुछ बुक्स में आपको सी से भी मिलेगा, ये सी या जी से। तो कंडक्टेंस यहाँ होता है 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई आपकी, जी की यूनिट बनेगी ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ओम का उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को महो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महो, या फिर इसको साइमन भी कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, साइमन, एस। ठीक है, ये 3 यूनिट इसकी आप बना सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और कंडक्टेंस से हम चले जाएंगे फिर कंडक्टिविटी पर। चलो अब देखो कि मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल फंडामेंटल और निकाल कर लाता हूँ कि एक टर्म और आती है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस के बाद आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है द टेंडेंसी ऑफ द सॉल्यूशन टू या फिर द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या टू पास थ्रू द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर की क्या कैपेसिटी है अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देना, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ एन मेटल या टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू पास, टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी होता है, इसको लिखते हैं आप किससे, कप्पा, इसका के सिंबल है, इसको बोलते हैं कप्पा। ठीक है, और कंडक्टिविटी जो होती है मेरे भाई, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई आर रो आपने क्या बताया, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आएगा, बड़ा ध्यान से देखिए, 1/रो। भाई रो का फार्मूला निकाल लो एक बार यहाँ से, इट इम्प्लाइज, रो का फार्मूला निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। रो का फार्मूला हो जाएगा, ए नीचे चला गया, एल नीचे आ गया, तो RA/L, ये रो का फार्मूला आपका इस फार्मूले से निकल कर आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, तो R क्या आ गया, रो, L/A, तो रो क्या जाएगा, RA/L, डोंट वरी, तो RA/L, तो रो का फार्मूला हो गया रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, तो रो क्या आ जाएगा, अब मेरे को 1/रो निकालना है, तो 1/रो करेंगे क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा 1/R, R क्या हो जाएगा 1/R, और A/L का हो जाएगा उल्टा L/A। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके सामने आ गया कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इट इज इक्वल टू 1/R, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड L/A। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल निकल करके आता है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया फंडामेंटल। इस चीज़ को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से और रिलेट करता हूँ, बड़ा ध्यान से समझना। अब ये तो के तो क्या हो गई, कंडक्टिविटी, के तो क्या हो गई आपकी कंडक्टिविटी, जिसको कप्पा कहते हैं। कंडक्टिविटी इट इज इक्वल टू, अब देखो ये जो टर्म है 1/R, ये 1/R कंडक्टेंस ही तो होता है, 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस। तो मैं इसको G लिख देता हूँ, G इज द कंडक्टेंस, G इज द कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई L/A। इस L/A को एक स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। क्यों होता है सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स विच इज एक्टिंग एज ए बिहेविंग एज ए कैथोड एंड एनोड, द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड विल रिमेन सेम एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड आल्सो रिमेन सेम, दैट्स व्हाई L/A इट इज द सेल कांस्टेंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो आपका कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया, के इज इक्वल टू कंडक्टेंस क्या हो गया 1/R मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट यानी कि L/A। तो आपको याद रखना है। तो आप देखिए ये होगी हमारी जर्नल बातें। अब इसके बेस पर हम क्या फॉर्मेलिटीज लेकर आते हैं वो ध्यान से सुनिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं जो अब तक पढ़ाया है मैंने। क्वेश्चन है ये, मेरा इंटरेस्टिंग अप्रोच रहेगा कि मैं जितना भी पढ़ा के चलूँगा उसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा। ठीक है, देखो आपके सामने मैं 2 कॉलम रख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आई एम टेकिंग द 2 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कैप M
एक लिखा मैंने ई ऑफ द सेल, एक लिखा मैंने कप्पा के, और एक लिख दिया मैंने जी स्टार। ठीक है, सामने लिख रहा हूँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं मीटर इनवर्स, एक लिखा मैंने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, और एक लिख दिया मैंने वी। ठीक है, इन कॉलम्स को मैच करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, क्योंकि ये 4 क्वांटिटीज है और ये 4 यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट। तो किसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वो हम प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। देखिए सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है मेरे भाई, जो कंडक्टिविटी है ना, इसको पहले जानते हैं। कंडक्टिविटी जो होती है इट इज द के कप्पा, और कंडक्टिविटी क्या बताया था 1/r इंटू एल बाई ए। तो पहले कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल लेते हैं। तो कंडक्टिविटी 1/r, रो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है ओम, और एल क्या होता है सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट में लेंगे तो क्या ले सकते हैं मीटर भी ले सकते हैं। चलो लेकिन इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है सेंटीमीटर में मानना ठीक रहता है, मीटर में लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो और एरिया क्या हो गया सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो इतना, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या यूनिट निकल कर आएगी 1/ओम। ओम तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेंटीमीटर से स्क्वायर कट जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, आएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को मैंने 3 नाम बताए थे, याद है, ओम इनवर्स, महो MHO और साइमन, क्या बताया था साइमन। तो ओम इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो मेरे भाई याद रखना है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज द SI यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो आपका के कहाँ है, ये रहा, के इज द कप्पा, और कप्पा की SI यूनिट क्या बनेगी मेरे भाई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो नॉलेज मिली कि नहीं मिली, ऐसे सीखोगे आप, फंडामेंटल को लेके चलना है मेरे भाई। ये नहीं कि हमें रिवाइज करना है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री पर पूरी कमांड लेकर आनी है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, तो कप्पा की यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक प्रकार का वोल्टेज ही होता है। देखो EMF को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब करंट अप्लाई हो रहा होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी में करंट नहीं होता है, सर्किट में करंट नहीं होता है, या फिर हम विदाउट हेल्प ऑफ बैटरी करते हैं तो उसको EMF बोल देते हैं। तो EMF कहें, पोटेंशियल डिफरेंस कहें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की यूनिट ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। तो यहाँ पर सोचने की बात नहीं है, E ऑफ द सेल नो डाउट वोल्ट होगा, क्या होगा वोल्ट, ये भी हो गया। अब बच गए हमारे पास 2 यूनिट, क्या बच गए हमारे पास 2 यूनिट। तो मैंने आपको बोला था, देखो G तो होता है कंडक्टेंस, G तो क्या होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो इसकी यूनिट तो बनेगी ओम इनवर्स या महो या साइमन। ये तो किसकी यूनिट है मेरे भाई कंडक्टेंस की, G की। समझ में आ गया। अब एक टर्म बताई थी आपको मैंने बीच में G स्टार, तो याद रखो G स्टार सेल कांस्टेंट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G स्टार किसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो लेंथ की यूनिट अगर मैं मान लो मीटर में ले ली, लेंथ मीटर में ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मीटर स्क्वायर में ले लिया, तो कितना आएगा, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, मीटर इनवर्स आ जाएगी आपकी यूनिट, क्या आ जाएगी मीटर इनवर्स। अगर L/A को सेंटीमीटर की सेंस में ले तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर यूनिट मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स है तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो आपका सेल कांस्टेंट ये रहा G स्टार, तो G स्टार की यूनिट क्या बनेगी मेरे भाई मीटर इनवर्स। ठीक है, अब एक ही बच गया आपका कैप M। कैप M को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के 2 टाइप होते हैं फर्दर, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एंड अनदर वन इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो आपको बताता हूं मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है मेरे भाई। डिफरेंस इतना सा है, देखो अगर मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट इट डजेंट मैटर, उस इलेक्ट्रोलाइट की आप कंडक्टिविटी चेक कर रहे हो। कंडक्टिविटी कैसे चेक करोगे, उसकी टेंडेंसी चेक करोगे, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं होती है, उसकी कंडक्टिविटी से पता जाएगा। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मेंशन हो आपको और वो 1 मोल हो, 1 मोल पर लीटर,
तो उसकी कंडक्टिविटी को हम बोल देंगे मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो? कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को डिफाइन कर दूं मैं कितना 1 मोल पर लीटर, तो उस कंडक्टिविटी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के 2 टाइप निकल कर आते हैं। एक कंडक्टिविटी का फर्स्ट टाइप आता है मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। कंडक्टिविटी जो आपका कप्पा है कि एक तो होता है मोलर कंडक्टिविटी और एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टिविटी समझाता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं कैप एम से, किससे? कैप एम, और इसको सी भी लगा सकते हैं ऊपर, कुछ बुक्स में सी भी मिलेगा। मोलर कंडक्टिविटी में कैप एम सी, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको कैप एम इक्विवेलेंट EQUI, ये दोनों सिंबल है। ठीक है, कैप एम सी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। ध्यान से सुनना, मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मान लो एक बीकर में 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल मैंने डिजोल्व किया है, तो उसकी कंडक्टिविटी जो चेक करेंगे ना, वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। समझ पा रहे हो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? मोल की जगह इक्विवेलेंट ले लो भाई। ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी की सेंस में है, क्योंकि मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलूंगा तो मैं बोल दूंगा द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट per liter of the solution, that is called equivalent conductivity. And molar conductivity, the conductivity of the solution which is prepared by dissolving 1 mole of the electrolyte in per liter of the solution. This is very interesting fundamental. ठीक है, अब याद रखेंगे। अब बात आती है कि सर कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो वो पता लगाते हैं। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। रिलेशन बिटवीन कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, कैप एम का मतलब हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, और तीसरा हो गया कैप एम इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो क्या रिलेशनशिप है। जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, कैप एम सी कह दो या कैप एम कह दो, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मोलरिटी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मोलरिटी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगी। ठीक है, चलो, और दूसरा फार्मूला और सुन लो, आपका कैप एम इक्विवेलेंट का फार्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। करना कुछ नहीं है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी कर देते हैं बस इसमें, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी मोलरिटी के सेंस में होती है तो डिवाइडेड बाई मोलरिटी करते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नॉर्मलिटी के सेंस में होती है तो डिवाइडेड बाई n कर देते हैं, n फॉर नॉर्मलिटी। ठीक है, ये आप आसानी से कर लोगे, दोनों चीज़ें विजिबल है आपको, न्यूमेरिकल फार्मूला बिल्कुल विजिबल है। चलिए, ये तो हो गया हमारा कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टिविटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। अब इनकी यूनिट और जान लेते हैं। देखो कंडक्टेंस की बता दी, कंडक्टिविटी की बता दी। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ओम इनवर्स, महो, साइमन। कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी? सेल कंडक्टिविटी होती है सेल कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट, उसकी आई थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव कॉपी एंड पेन विद योर सेल्फ। भाई नोट डाउन करो हर चीज़, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे नॉलेज बढ़ेगी आपको। ठीक है, चलो, और मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या बोल सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इज मल्टीप्लाई बाई कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मलिटी। ठीक है, अब मैं निकाल के लाता हूं इनकी एसआई यूनिट। ठीक है, दोनों के एसआई यूनिट, फॉर्मूले लिख लेना, फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल करवाऊंगा भी आपसे, देखना। चलो, सबसे पहले जानते हैं मेरे भाई कि क्या था कि कैप एम का ऐसा यूनिट क्या बनेगी मोलर कंडक्टिविटी की। देखो K गुना 1000 डिवाइडेड बाई M, यही है ना, तो लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल कर लाते हैं। देखो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी, K की यूनिट क्या बताई थी, याद करो अभी। K की यूनिट बताई थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। M फॉर मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर क्या है? देखो मोलरिटी होती है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। भाई C होता है कंसंट्रेशन, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N की यूनिट तो होगी आपकी मोल,
वॉल्यूम क्या होता है? सेंटीमीटर का क्यूब भी तो लिख सकते हैं। अरे वॉल्यूम लीटर होता है, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं लीटर को क्या लिख दूंगा यहाँ पर, लीटर को मैं ओमिट कर देता हूँ सेंटीमीटर क्यूब के साथ, ठीक है। वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलो देखो क्या बना, 1 सेंटीमीटर की पावर -1 है, 1 क्यूब है, तो क्या हो गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट देखकर आप पता लगा सकते हो कौन सी क्वांटिटी गिवन है। अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दे रखा है तो कंडक्टिविटी कप्पा है, अगर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखा है तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। तो देखो मेरे भाई ये रही मोलर कंडक्टिविटी, कहाँ पर जाएगा, देखो ये रहा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपका फोर्थ आ गया, ये आ गया ना। नॉलेज डेफिनेटली बढ़ेगी मेरे भाई। चलो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चले आगे, अब लेते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, और वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इनका कंसंट्रेशन के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ रिलेशनशिप। चलिए सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? वैसे तो कंडक्टेंस हमारे सिलेबस में 2 टाइप का है, एक मेटलिक कंडक्टेंस जो बोल सकते हैं मेटल की मेटल होता है उसमें, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, देखो इसमें क्या क्या आते हैं। एक तो सबसे पहले नेचर ऑफ आयंस, आयंस का नेचर कैसा है। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखना एक ऐसा फंडामेंटल आपको निकाल कर समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे एक ही मिनट में। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, आयंस का नेचर कैसा है। तीसरा लेते हैं आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि किस सॉल्वेंट में आपने वो इलेक्ट्रोलाइट का आपको सोल्यूशन बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा अगला ले देते हैं हमें कौन आपका ये ले लिया विस्कोसिटी, किसका ले लिया, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। और एक ले लेते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन, और एक ले लिया टेम्परेचर। देखो कितने ब्यूटीफुल फंडामेंटल यहाँ पर निकाल कर लेकर आया हूँ मैं। कंडक्टेंस को इतने फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आयंस का नेचर, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर, विस्कोसिटी देखते हैं सॉल्वेंट की और इलेक्ट्रोलाइट की, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। देखो अगर इन सारी चीज़ों को मैं एक ही बात से रिलेट कर दूँ तो आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। कंडक्टेंस जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस, और इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। बस ये 2 फंडामेंटल जिसको याद है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कंडक्टेंस को पता लगाना। आयंस का नंबर, यानी कि आयंस का नंबर, फ्लो ऑफ आयंस भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस ज़्यादा होनी चाहिए, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। देखो अब नेचर ऑफ आयंस पे कैसे डिपेंड करेगा, आयंस का नेचर पे डिपेंड करेगा। मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है कोवलेंट कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड तो आयन में ब्रेक हो जाता है, कोवलेंट कंपाउंड आयन में ब्रेक नहीं होता, तो नो डाउट कोवलेंट कंपाउंड की आयनिक कंडक्टेंस बहुत कम आएगी। और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जैसे मेरे पास 3 सॉल्यूशन है HCl का, सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, और एक सॉल्यूशन मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की आयनिक कंडक्टेंस बहुत कम आएगी, बिकॉज इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। को आयंस के नेचर पे बहुत बार डिपेंड करती है कि कंडक्टेंस ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर स्मॉल आयन स्मॉल होगा तो उसकी आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी कम होगी उसकी, क्योंकि इट इज इजीली कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर लग जाता है वहाँ पर, ठीक है, बातें भी ध्यान रखेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अपने नेचर के बेस पर 2 टाइप के होते हैं। ये स्वांते आर्यनेस ने कहा था, आर्यस ने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान से सुनना, स्वांते आर्यनियस गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। उसने कहा था आर्यनेस ने कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वा सॉल्यूशन एंड दे हैव हायर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा की वैल्यू अगर बहुत हाई है तो उसको तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नो डाउट। और अल्फा की वैल्यू बहुत लेस है, बहुत कम जा रही है और अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, आयंस ज़्यादा होंगे मोबिलिटी भी फर्क पड़ेगा, तो नो डाउट। तो आप क्या बोलोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग हाई कंडक्टेंस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लो कंडक्टेंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये फैक्टर भी हो गया, ये फैक्टर भी हो गया। तीसरा देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं एक HCl का सोल्यूशन बनाता हूँ वाटर में, नो डाउट, और मैं एक HCl का सोल्यूशन बनाता हूँ बेंजीन के अंदर, तो मेरे को बताएगा कोई कि सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी? नो डाउट HCl के एक्वा सॉल्यूशन में कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी, बिकॉज HCl गेट डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस in aqua solution because it is polar solvent and according to concept of like dissolve like, polar is soluble in polar but benzene is the non-polar solvent. Benzene is the non-polar solvent, so HCl does not get ionized in benzene. That's why due to absence of lesser number of ions in benzene या due to lesser degree of dissociation in benzene, HCl has lesser conductance in benzene and more conductance in aqua solution that is water. और वाटर का आपका क्या कहते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बहुत हाई होता है कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो नो डाउट नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या बोलेंगे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई कंडक्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन इन पोलर सॉल्वेंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए विस्कोसिटी। अरे सिंपल सी बात है मेरे भाई, मान लो एक आपने HCl का एक्वा सॉल्यूशन बनाया, HCl का सॉल्यूशन बनाया दो सॉल्वेंट में, एक सॉल्वेंट विस्कस है एक मोर विस्कस है, तो जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें आयंस की मूवमेंट कम आएगी, होगी ना, और जहाँ पर विस्कोसिटी कम होगी वहाँ पे आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होगी। तो आयंस की मोबिलिटी को अफेक्ट करता है विस्कोसिटी ऑफ आयंस, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो आपका, अगर इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट इज मोर विस्कस देन लेसर इज द मोबिलिटी, lesser is the mobility, lesser is the conductance, and if the viscosity of the electrolyte is lesser, इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी अगर बहुत कम है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस ज़्यादा होगा, और आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो? डेफिनेटली ये भी हो गया। अब नीचे के दो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कंसंट्रेशन। नो डाउट आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मान लो HCl का सॉल्यूशन है, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मान लो मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, और हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है मेरे भाई, कंसंट्रेशन डाउन जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, और डाइल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, क्योंकि एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज, तो आपको याद रखना है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद रखना है आपको, डी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और डाइल्यूशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के, याद रखना है। तो अल्फा हम कहेंगे एज वी इंक्रीज द डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन घटेगी तो डाइल्यूशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो हम कहेंगे अल्फा बढ़ने से क्या बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। देखो अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और डाइल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन डाउन जाती है। तो अगर देखो दो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ आयंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टेंस के, नंबर ऑफ आयंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंडक्टेंस के, तो जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है उनको ऊपर रखो, बाकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक ही है कंसंट्रेशन। मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा,
अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन बट कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो ये सारे फंडामेंटल क्लियर हो गए। तो कंसंट्रेशन भी समझा दिया मैंने। चलो लास्ट बच गया टेम्परेचर। भाई हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द कंडक्टेंस। देखो मैं कहता हूं टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है, कारण कि बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस गेट ब्रेक डाउन। बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होंगे तो आयंस की मोबिलिटी भी बढ़ेगी और आयंस का नंबर भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो नो डाउट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। तो हम क्या कहेंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द नाउ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट ब्रेक डाउन इन एट हाई टेम्परेचर, सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेज, so that's why conductance also increases। तो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली, ध्यान से सुन ले, सारा बता रहा हूं। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। Viscosity, lesser is the viscosity, more is the conductance, more is the viscosity, lesser is the conductance। Nature of solvent, electrolytes show more conductance in polar solvent if the electrolyte is the ionic compound and if the electrolyte is the non ionic compound तो non polar हम चेक कर लेंगे। Nature of electrolyte, strong electrolyte have high conductance, weak electrolyte have low conductance। Nature of ions, it also depends upon the nature of electrolyte। So this is all about the factors affecting conductance। चलो अब कंडक्टेंस जो है ये तो हो गया। अब लेते हैं कंडक्टिविटी को। देखो ध्यान से, कंडक्टिविटी जो है ध्यान रखेंगे, यहां पर आता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंडक्टेंस तो चेक कर लिया, कंडक्टिविटी पे चेक करते हैं। कंडक्टिविटी पे यानी कि कप्पा पे, आपका मोलर कंडक्टिविटी पे, ठीक है, इन दोनों के ऊपर चेक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। देखो अब डाइल्यूशन किससे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन से, ठीक है। हाँ, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डाइल्यूशन कम होगा और कंसंट्रेशन कम होगी तो डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब देखो डाइल्यूशन का इफेक्ट देखो, तो आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कंडक्टिविटी जो है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। आपको फंडामेंटल के साथ साथ कॉन्सेप्ट याद रखना है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट याद होगा ना तभी आप डाटा लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली होता है, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस के। उसी प्रकार आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी तो इस पर डिपेंड करती है, और जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है ना वो भी डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयंस, यानी कि कंडक्टेंस वाली बात है इसमें, तो थोड़ा सा फर्क है। अब देखो मैं कहता हूँ कंडक्टिविटी जो है, इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल कर लाऊंगा, ध्यान से देखना, अभी प्रूव भी कर दूंगा मैं कहता हूँ कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, याद रखेंगे। बताऊं कैसे, देखो एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ेगा, अब डाइल्यूशन बढ़ने से क्या होता है, द आयंस बिकम फार अपार्ट, आयन दूर दूर भाग जाते हैं। भाई डाइल्यूशन बढ़ेगा तो नो डाउट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, आयंस तो आयनाइज हो गए ना, आयनिक कंपाउंड क्या हो गया, आयनाइज हो गया सॉल्यूशन में। और डाइल्यूशन जितना ज़्यादा करोगे तो अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और आयंस क्या तो चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो आयंस दूर दूर चले जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम आएंगे। देखो क्योंकि कंडक्टिविटी है ना, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कम आयन होंगे कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी लाइन्स को, रीड माई लिप्स एंड रीड माई वर्ड्स। क्या बोलूँगा मैं कहूँगा एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज द आयंस बिकम फार अपार्ट, दूर दूर चले जाते हैं, आयन बिकम फार अपार्ट, सो दैट्स वाई नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज
दैट्स वाई कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेज। समझ गए? तो हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन की क्या है, इन्वर्सली। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी। और आपको पता ही है डाइल्यूशन बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कम होती है, तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो अब, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी मोबिलिटी ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो मैं क्या कहूँगा, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि मोबिलिटी ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। देखो, सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। बिकॉज देखो, सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है, मोर इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेसर इज द स्पेस इन बिटवीन द आयंस। बिल्कुल होगा, अगर सॉल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, आयंस के बीच में स्पेस क्या होगा, उतना ही कम होगा। और आयंस के बीच में स्पेस कम होगा तो आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। और आयंस की मोबिलिटी कम होगी ना, सॉरी, आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। और आयंस की मोबिलिटी कम होगी तो आपकी मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो समझ पा रहे हो? तो हम कहेंगे मोर कंसंट्रेटेड इज द सॉल्यूशन लेसर इज द मोलर कंडक्टिविटी, लेसर इज द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो और देखो, अब मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूँ। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, या डाइल्यूशन बढ़ाने से मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है। मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और डाइल्यूशन कंसंट्रेशन की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और मोबिलिटी ऑफ आयंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैप एम के, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पर मैं कैप एम लिख दूँ, कैप एम। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डाइल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डाटा मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। तो देखो, एक तो है कंडक्टेंस, सी कह दो या जी कह दो। ठीक है, एक हो गया आपका कप्पा, एक हो गया कैप एम। ठीक है, तो कैप एम और कंडक्टेंस दोनों एक साथ लिख देता हूँ। कंडक्टेंस और कैप एम ये दोनों तो क्या है, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन जो आपका कप्पा है यानी कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाटा लिख लो, के फॉर कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने आपको रटवाया नहीं है, मैंने आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया है कि कौन सी चीज़ किस बात पर डिपेंड करती है, और इसके ऊपर ही, तभी तो मैं बोल रहा था आपके सारे फंडे क्लियर करेंगे लेकिन बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलो अब लेते हैं 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पढ़ाया है, फिर इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम अगले कॉन्सेप्ट के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हो गया। हाँ, देखिए मैं यहाँ पर फिर से वही लिख रहा हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 2। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, अच्छा रहेगा। दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखो, एक तो है कैप एम, एक है ई नॉट ऑफ सेल, एक आपका कप्पा है और एक आपका है डेल्टा जी ऑफ द सेल। ठीक है, डेल्टा जी ऑफ द सेल। ठीक है, पहली देखो, सेकंड कॉलम में दे रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा कह रहा है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा कह रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चौथा कह रहा है इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। ठीक है, पहला कह रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको कह दूं कि जो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल है, ई नॉट ऑफ सेल, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में वर्ड आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है जो क्वांटिटीज नेचर पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल जिंक मेटल का अलग होता है, आयरन मेटल का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है,
सोडियम का अलग होता है, पोटेशियम का अलग होता है। तो क्या ई नोट ऑफ सेल किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड कर रहा है, ना कि मेटल के अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो मेटल चाहे 2 ग्राम हो 10 ग्राम हो, ई नोट ऑफ सेल तो बराबर ही आएगा ना। तो ई नोट ऑफ सेल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका देखो ई नोट ऑफ सेल किससे मैच करेगा? आपका देख लेना इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहाँ पर है, उससे मैच करेगा। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स एनर्जी चेंज होता है ना डेल्टा जी, जिसको आप प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट से निकालते हो, डेल्टा जी जो होता है ना, ध्यान रखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है ना, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, क्योंकि वो अमाउंट पर डिपेंड करती है। किस पर? अमाउंट पे। तो डेल्टा जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो डेल्टा जी आपका मैच करेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से, मिला लेंगे। चलो के देखो, कप्पा अभी बताया था मैंने, कप्पा क्या होता है? कप्पा देखो यहाँ पर मिलेगा। और दूसरा कॉलम 2 में दूसरा देखो, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मिल गया ना। कप्पा किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तब आपका एक ही बच गया, कैपएम। तो कैपएम का किससे बनेगा? देखो कैपएम इंक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ क्या बढ़ता है? बढ़ता है ये, क्योंकि बताया था अभी, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो चारों मैच कर गए कि नहीं कर गए? कॉलम 1 में मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी का क्या आएगा? इंक्रीज विद द डाइल्यूशन। दूसरा ई नोट ऑफ सेल, इट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। के क्या हो गया? कप्पा। कप्पा इज द डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। और डेल्टा जी ऑफ द सेल इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बताओ आपकी यहाँ से इस क्वेश्चन से नॉलेज क्या बढ़ी? नॉलेज ये बढ़ी कि आपको एक तो ये जानकारी मिल गई कि ई नोट ऑफ सेल पे क्वेश्चन आ गया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी नोट ऑफ सेल पे क्वेश्चन आ गया इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये आपको दोनों बता ही दिए थे मैंने कि इनका डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। ठीक है, तो यूनिट के बारे में मैंने बता ही रखा है आपको। चलिए इतने क्वेश्चन तो आपके हो गए, आगे बढ़तेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं अब। हाँ देखो, द कंडक्टिविटी आपको दे रखा है, KCl का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना। KCl का सॉल्यूशन है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ द 0.20, मोलरिटी कह रहा है 0.20 मोलर सॉल्यूशन की है। और कंडक्टिविटी आपको गिवन है कप्पा, कंडक्टिविटी गिवन है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो कई बार यूनिट से पता चल जाता है क्या क्वांटिटी गिवन है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी का है और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो बताइए, आपको कंडक्टिविटी दी रखी है, आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो एनडीएस सर ने आपको कौन सा फार्मूला बताया था ना कि कैपएम इट इज इक्वल टू के गुना 1000 डिवाइडेड बाई एम। पुट करो, आंसर आ गया। के का 0.0248 मल्टीप्लाई बाई 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई एम कितना है 0.20। देखो इसको सोल्व करते हैं, 10 की पावर 3 कितना है 1000, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉइंट को हटाकर 3 के बाद लगा दो, 1 2 3 पॉइंट छोड़ दो, 1 2 3, तो यह पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ गया, 24.8 हो गया ये। और 10 की पावर 3 को हटा दो, अब ऐसे कर दिया। अब देखो 0.20 पॉइंट को हटाएंगे, 0.20 में अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हो कितना ऊपर जाएगा? 100 ऊपर जाएगा। अब 24.8 को 100 को मैं लिख लूँ 10 × 10, 24.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 248, और 10 से और करोगे तो कितना आएगा 2480 डिवाइडेड बाई 20। 1 0 से 1 0 गया और 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 124। और यूनिट आपको पता होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 124 इज द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी पीजी होते हैं, मिनट में आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। चलिए ये तो हो गया हमारा सारा कच्चा चिट्टा, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी विद द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन, सारी चीज़ें आपकी मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, चलिए अब लेते हैं कि जो रिलेशनशिप है
किसके बीच में, कैप एम सी यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वर्सेस कंसंट्रेशन, ये क्या आता है। देखो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट ने इक्वेशन के द्वारा, उसको बोलते हैं डीएचओ इक्वेशन। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, नीट और जेईई मेंस के लिए। क्वेश्चन क्या है कि द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय विच इक्वेशन, एंड इक्वेशन इज कॉल्ड डीएचओ इक्वेशन। फुल फॉर्म है डी फॉर डिबाई, एच फॉर हक्कल, ओ फॉर ओन सागर, डिबाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन कहते हैं इसको। और ये इक्वेशन क्या थी मेरे भाई, ये इक्वेशन है कैप एम इट इज इक्वल टू कैप एम 0 माइनस बी अंडर रूट सी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड डीएचओ इक्वेशन। ठीक है, देखो क्या है, कैप एम तो होता है मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान से समझना, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। कैप एम तो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बी आपका एक कांस्टेंट है, सी आपकी कंसंट्रेशन है और इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ है, और कैप एम 0, इसको कैप एम इन्फिनिटी भी कह सकते हो आप, इसको नया नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरी इंटरेस्टिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखो क्या है, आप ध्यान से समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, ये 1 ग्लास ऑफ वाटर मेरे पास पानी है, उसमें मैंने स्ट्रॉन्ग HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl की 3-4 ड्रॉप्स डाल दी। यू विल डेफिनेटली फील, क्या फील करोगे आप बताओ, आप उस पानी को पीना पसंद करोगे, नहीं पीना पसंद करोगे। यू विल फील हेजिटेशन टू ड्रिंक दैट वाटर बिकॉज यू विल थिंक इट मे हार्म यू, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर मैं वही 3-4 ड्रॉप्स पानी की एक फुल ऑफ टैंक वाटर में डालूँ, वो एक बड़ा पानी का टैंकर है, उसमें मैंने 3-4 ड्रॉप पानी की वो एसिड की डाल दी, यू विल नॉट हेजिटेट टू ड्रिंक दैट वाटर। क्यों, बिकॉज पानी का अमाउंट इतना ज़्यादा है, उसमें एसिड की 3-4 ड्रॉप्स क्या काम करेंगी, इट विल बी लाइक ऊँट के मुंह में जीरा। समझ में आ रहा है आपको, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो मान लो आपके पास एक एसिड की बोतल है, ठीक है, आपने उस एसिड की बोतल को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बोतल को एक बकेट ऑफ वाटर में डाल दिया, एक बाल्टी पानी में। उस पानी से आप नहाने में या उस पानी को पीने में हेजिटेशन फील करोगे। अब मैं कहता हूँ उस एसिड की बोतल को मैंने एक फुल ऑफ टैंक वाटर में डाल दिया। अभी भी कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि वो पानी हार्म कर सकता है, लेकिन अब मैं उस एसिड की बोतल को ले जाकर एक पॉन्ड ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ा तालाब है पानी का, उसमें जाकर डाल दूँ इस एसिड की बोतल को, तो वो पानी इतना ज़्यादा है, उस एसिड का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल नलिफाई, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब आपने क्या किया, पानी की अमाउंट बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि डाइल्यूशन इन्फिनिटी हो गया। डाइल्यूशन क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब डाइल्यूशन इन्फिनिटी हो जाएगा तो कंसंट्रेशन घट करके 0 हो जाएगी, कंसंट्रेशन घट करके क्या हो जाएगी, 0। लेट आई प्रूव दिस। मैं कह देता हूं कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मैंने वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वॉल्यूम को ले जाकर मैं इन्फिनिटी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूँगा तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा कर दिया इन्फिनिटी, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अगर 1/इन्फिनिटी कर दो, जैसे मैं कह दूँ एसिड का 1 मोल है, तो 1/इन्फिनिटी करोगे तो कंसंट्रेशन घट करके 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल है। तो यहाँ पर कैप एम इन्फिनिटी क्या है, कैप एम 0, दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये कब आएगी, हम बोलेंगे द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। ठीक है, फिर से सुन लो, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, उसको बोलेंगे कैप एम 0। ठीक है,
दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर डी बाई एक्कलोन सागर इक्वेशन है ना, इसको मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लेकर एक ग्राफ बनाऊंगा और वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स निकाल करके लाऊंगा। देखो अब देखो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, लेक्चर कितने मिनट का हो गया ये चेक करना एक बार। ओह माय गॉड 49 मिनट्स का लेक्चर हो गया है और जस्ट मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो दिस इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस चैनल, द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, कि हम डेप्थ में जाते हैं और केमिस्ट्री की ब्यूटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, हाउ द ब्यूटीफुल इज द केमिस्ट्री। ठीक है, चलो तो मोलर कंडक्टिविटी का जो रिलेशनशिप है इसको मैंने ले लिया y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पर ले रहा हूं मैं कैप एम, y एक्सिस पर ले लिया मैंने कैप एम, यानी कि ये कैप एम क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आपका कैप एम इन्फिनिटी हो जाएगा इंटरसेप्ट, क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। ये तो c हो गया, ये c है मेरे भाई। ठीक है, अब एम सी एक्स एक्सिस पे क्या लिया था, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है। अब ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डी बाई एक्कलोन सागर इक्वेशन के अंदर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, कौन सा ग्राफ प्लॉट किया जाता है, वो कौन सी दो क्वांटिटी के बीच में है, तो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेज अंडर रूट सी के बीच में है ये। ठीक है, और अंडर रूट सी ना मिले तो सी की पावर 1/2, क्योंकि सी की पावर 1/2 क्या होता है, अंडर रूट सी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो सी अंडर रूट 2। अब देखो दो ग्राफ आते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है ये वाला। ठीक है, दिस ग्राफ इट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए KCl के लिए ग्राफ है, पोटाशियम क्लोराइड के लिए। ठीक है, ये पहले मैंने ग्राफ बनाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बना रहा हूँ ग्राफ। किसके लिए बनाया है ग्राफ मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर है ऐसे, ये ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट। इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करने से, एक्स्ट्रापोलेशन करने से ये ग्राफ, अगर मैं पीछे डॉटेड बढ़ाऊं तो ये ग्राफ यहाँ पर टच कर गया, किस पर टच कर गया, यहाँ पर। अब यहाँ पर टच करते ही मेरे भाई नीचे आ जाओ, अरे यहाँ पर तो कंसंट्रेशन 0 है ना, क्या है, 0। तो अगर कैप एम का ग्राफ, वाई एक्सिस पर कौन है, कैप एम, मोलर कंडक्टिविटी, अगर मोलर कंडक्टिविटी 0 कंसंट्रेशन को अचीव कर ले, तो मैंने बताया था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ये जो पॉइंट आएगा वो मेरे भाई कैप एम 0 हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इंटरसेप्ट आ गया ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आ गया आपका। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अब ये क्वेश्चन और सुनो कि डी बाई एक्कलोन सागर इक्वेशन के बारे में एक खास बात क्या है कि बाय डी बाई एक्कलोन सागर इक्वेशन वी कैन डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन से आपको ग्राफ की वैल्यू मिल जाएगी कैप इन्फिनिटी की, तो यू कैन डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट दिस DHO इक्वेशन, ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है कि दिस DHO इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये DHO इक्वेशन केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फेल हो गई थी। क्या लिमिटेशन आई DHO इक्वेशन की, कि DHO इक्वेशन की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि दिस इक्वेशन इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और मैं दूसरे सेंस में कहूँ, इन अदर सेंस आई कैन से DHO इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड DHO इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा क्या हुआ कि वो DHO इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। देखो यहीं पर समझा देते हैं। फर्स्ट, ये DHO इक्वेशन है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाए तो इस तरीके से आता है, ये कैप एम और ये हो गया अंडर रूट सी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आता है इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड के लिए कह दिया मैंने, ये ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पुटअप होता है कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में देखो मोलर कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली कितना ऊपर जा रही है एकदम से, समझ पा रहे हो। तो देखो
यहाँ पर एक फंडामेंटल निकल कर आता है मेरे भाई। वो फंडामेंटल क्या है कि वाई DHO इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कारण बताऊं क्या कहेंगे हम, बिकॉज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द ग्राफ बिटवीन कैप-m एंड √c इट इज द फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। किसकी शेप में है, हाइपरबोला के शेप में है। मेरे को मैथमेटिक्स वीक है, देख लो ये हाइपरबोला है, पैराबोला आप देख लेना भाई, ठीक है। इतना मैथ्स अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो ये एक ऐसी फॉर्म में आता है। तो अगर इस ग्राफ को मैं एक्स्ट्रा प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, इस ग्राफ को मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहा हूं और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा ऊपर। देखो ये ग्राफ ऊपर तो जाएगा लेकिन ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना मेरी वाइड लाइंस को, कि DHO इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों, बिकॉज द ग्राफ बिटवीन कैप-m एंड √c फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज द फॉर्म ऑफ हाइपरबोला एंड ऑन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द ग्राफ, अगर ग्राफ को एक्स्ट्रा पोलेट करें या इफ आई एक्स्ट्रा पोलेट द ग्राफ इट डज नॉट टच द लाइन, ये ग्राफ उस लाइन को टच नहीं करता वेयर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। समझ पा रहे हो, दिस ग्राफ ऑन एक्स्ट्रापोलेशन इट डज नॉट टच द लाइन वेयर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। और कंसंट्रेशन अप्रोच टू 0 इस लाइन को अगर टच नहीं करेगा तो आपको कैप-m इन्फिनिटी कहाँ से मिलेगा या कैप-m 0 कहाँ से मिलेगा। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप इस इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो निकाल सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अब सारे मैं ओवरऑल कंक्लूजन दे देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि DHO इक्वेशन it is valid, D by Echelon-Sagar equation, it is valid for strong electrolyte because in case of strong electrolyte the graph between cap-m and √c is a straight line with a negative slope। यहाँ पर स्लोप क्या है ध्यान रखना, -b है। स्लोप कितनी है, -b, ये रही negative slope, and on extrapolation the graph touch the line where concentration approaches to 0, so we can determine limiting molar conductivity in case of strong electrolyte just by the graphical representation, but in case of weak electrolyte this DHO equation is not valid to determine limiting molar conductivity। क्यों, because in case of weak electrolyte the graph between cap-m and √c it in the form of hyperbola, on an extrapolation the graph does not touch the line where concentration approaches to 0, so we cannot determine cap-m 0 in case of weak electrolyte, so that's why this equation is not valid for weak electrolytes। ठीक है, तो ये अब ये इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है, तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकालोगे। इस दुविधा को, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को निवारण करने के लिए, इस प्रॉब्लम समस्या से बाहर निकलने के लिए एक राक्षस ने जन्म लिया। उस राक्षस का नाम है मिस्टर कोहलराज। राक्षस नहीं कहेंगे, नाम राक्षस जैसा है लेकिन भाई ने काम बहुत इंटरेस्टिंग किया है। क्या नाम है इसका, कोहलराज। इसने कोहलराज लॉ दिया और इस लॉ को यूज करके यू कैन डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताइए मजा आया कि नहीं आया, डेफिनेटली आया ना। मैंने यहाँ से DHO इक्वेशन को कोहलराज लॉ से रिलेट क्यों किया, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि कोहलराज लॉ एक अलग से कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ए टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इस लॉ की यूनिट रिक्वायर्ड क्यों पड़ी, जरूरत यहाँ से पड़ी मेरे भाई, क्योंकि DHO इक्वेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड थी, वीक के लिए फेल हो गया। और जब वीक के लिए फेल होगी DHO इक्वेशन, सो हाउ कैन यू डिटरमाइन cap-m 0 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस कोहलराज लॉ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑफ कोहलराज लॉ। तो आज का हमारा लेक्चर में ये डिस्कशन रहेगा, कौन सा, ध्यान रखेंगे, कंडक्टेंस, बेसिक टर्म्स इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस, conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity, their relationship with the nature of electrolyte, temperature, concentration, nature of ions, viscosity, solvent का nature, और क्या पढ़ाया है मैंने मेरे भाई, हाँ
कंसंट्रेशन इनके साथ तो रिलेशन आई गई है, ऐसा यूनिट, व्हाट इज एक्सटेंसिव, व्हाट इज इंटेंसिव। और आज पढ़ेंगे लास्ट टर्म कोलराज लॉ। कोलराज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा मैं और उसके ऊपर न्यूमेरिकल है 2-3 वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लेने वाला हूँ। उसमें लेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और तीसरा नन्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 2 लेक्चर के अंदर मैंने आधे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिए और आधे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेक्चर 2 में ले लूंगा। इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगी। और बाकी के 3 लेक्चर में कौन सी अप्रोच है हमारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच, PYQ, और उसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के बाद, न्यूमेरिकल बिल्डअप होने के बाद जब आप PYQ पे आओगे, यू विल डेफिनेटली गेट मास्टरी इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी आपको? इफ यू डेफिनेटली लाइकिंग, हिट द लाइक बटन, और चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। ऐसी नॉलेज कहीं और नहीं मिलेगी। और फिजिकल केमिस्ट्री मतलब NDS सर, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोलराज लॉ की भाई की से एप्लीकेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो, जब मैं कैप-एम-सी का ग्राफ ले रहा था अंडर रूट C के बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ये आया और वीक के लिए वो आया। अब देखो एक बार ध्यान से नोटिस करो, अगर कंसंट्रेशन के साथ कैप-एम-सी का ग्राफ देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इतना सडन इंक्रीज नहीं आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी में जितना इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आ रहा है। तो आपको बता दूँ, मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, बताया था मैंने, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस। इस पर डिपेंड करती है मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आप 2 केस लेते हैं, अगर मैं पहले लूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से आई होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से आई होता है। तो अगर डाइल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलरेडी हाई, नो डाउट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से आई होता है। सो इफ आई इंक्रीज द डाइल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन को घटा रहा हूं मैं। तो समझ पा रहे हो? देखो, डाइल्यूशन बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन घटेगी, तो कंसंट्रेशन घटेगी तो ग्राफ इस तरफ आएगा। देखो इस तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन उधर तो बढ़ रही है, इधर घट रही है, तो ग्राफ इस तरफ आएगा और यहाँ पर आके कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पर आकर ग्राफ जहाँ पर टच कर जाएगा उस पॉइंट को बोल देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो? लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी आई होता है। तो डाइल्यूशन की वजह से ना नंबर ऑफ आयंस पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ आयंस एप्रिसिएबली अबाउट वेरी लेस चेंज, बहुत कम चेंज आता है नंबर ऑफ आयंस में। मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाती है, थोड़ा सा मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ में मोलर कंडक्टिविटी में इतना खास चेंज नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा। इसमें देखो कितना फास्ट इंक्रीज आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गई। देखो कंसंट्रेशन को अगर मैं यहाँ से केवल यहाँ तक ऑब्जर्व करूँ तो देखो इतनी कंसंट्रेशन से ग्राफ में इतना ज़्यादा इंक्रीज आ गया मोलर कंडक्टिविटी में, आया ना। क्यों आया? क्योंकि मेरे भाई अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, किसकी बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो डाइल्यूशन बढ़ाते ही अल्फा बढ़ जाता है। डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। ध्यान रखेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है मेरे भाई, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये क्या है, अल्फा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस भी बढ़ेंगे और मेरे भाई मोबिलिटी भी बढ़ेगी। देखो स्ट्रॉन्ग के केस में तो केवल आयंस में तो कोई चेंज नहीं आता नंबर ऑफ आयंस में, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने से आयंस में भी चेंज आता है और मोबिलिटी में भी चेंज आता है। तो डबल चेंज हो गए। ये चेंज मिलकर मोलर कंडक्टिविटी को बहुत हाई कर देते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ती है। समझ पाया? ये ग्राफ इसलिए आया। तो देखो ग्राफ को मैंने स्टडी किया है, बहुत ही आसानी से बारीकी से स्टडी किया है। कोई क्या पता कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन ही पूछ ले कि सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया और वीक में हाइपरबोला क्यों गया, इतना सडन इंक्रीज क्यों आया। पूछने को तो कुछ ही पूछ सकते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट पहले क्लियर कर दिया कि ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे भाई साहब की। उन भाई साहब का नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग,
कोलराज। कोलराज ने क्या कहा था, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल दिया था इसने। कोलराज ला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई इस लॉ को एक नाम और देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कुछ बच्चों को इस लॉ का दूसरा नाम पता नहीं होता, और इस लॉ के दूसरे नाम के अंदर ही इस लॉ की डेफिनेशन छुपी होती है। पकड़ पाओ तो पकड़ो। इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट समझते हो, यानी कि मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट में 2 आयन है, एक इलेक्ट्रोलाइट में 2 आयन है, ठीक है। एक आयन की कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कभी दूसरे आयन की कंडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती, मतलब दे बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट। जैसे HCl है, मैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर रहा हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, यानी कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक ही पल में समझा दूंगा कोलराज ला भाई साहब क्या कहना चाहता था, ठीक है। और एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड, इसकी भी मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहता हूँ। तो कोलराज भाई साहब क्या कहते हैं, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप क्या करो, उस इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो। समझ में आ गया, उस इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो, मतलब इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दो उसके आयन तितर बितर हो जाए, इधर उधर भागने लग जाए बुरी तरह से, मोबिलिटी बढ़ जाए, आयंस बढ़ जाए, कुछ ही बढ़े, कोई डजेंट मैटर, मतलब सब कुछ बढ़ गया। अब क्या कहता है, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ने से ये भी डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये डिसोसिएट होगा आपका मेरे भाई एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन और H पॉजिटिव में, ठीक है। उसने पता क्या कॉन्सेप्ट डाल दिया, उसने ये कह दिया कि अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो कैप M0, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, जैसे अगर मैं कैप M0 निकाल रहा हूँ HCl के लिए, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, और 0 क्यों लगाया है, ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी। देखो HCl के लिए निकालेंगे तो देखो HCl पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, तो HCl के लिए क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट HCl, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, आयन की आयनिक कंडक्टिविटी और आयन की आयनिक कंडक्टिविटी को जोड़ दोगे, सम कर दोगे, तो वो आएगी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो देखो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो देखो H पॉजिटिव की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी से अलग आएगी, और ये दोनों इंडिपेंडेंट आयन है, दूसरे को अफेक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी आयनिक कंडक्टिविटी को और इसकी आयनिक कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐड कर दो, वो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। समझ पा रहे हो, ये है ब्यूटीफुल फंडामेंटल। उसी प्रकार मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, एसिटिक एसिड की, और हम क्या करेंगे, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ द एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यही तो है कोलराज लॉ, अरे यही तो है कोलराज लॉ, खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट आयंस है, मतलब आपको क्या करना है, देखो अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, ध्यान से देखना, मान लो इफ़ आई टेक द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट AXBY, कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AXBY, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, मान लो A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, A के आयन X है तो X A पॉजिटिव हो जाएगा, और B के आयन Y है तो Y B नेगेटिव हो गया, ठीक है। आई टेक ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू प्रूव दिस। मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या ले लिया,
एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 की होल थ्राइस। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम तो हो गया आपका A, X की वैल्यू होगी 2, समझ पा रहे हो। B हो गया आपका सल्फेट और Y की वैल्यू होगी 3। तो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे ब्रेक होगा, देखो आपको पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, सबको पता है, और मेरे भाई सल्फेट पे चार्ज होता है -2, ये भी सबको पता है। एल्यूमिनियम कितने आयन है, 2, तो आगे लग जाएगा 2 क्योंकि X2 है ना, समझ पा रहे हो। और सल्फेट आयन कितने हैं, 3, तो आगे लग जाएगा 3, तो Y की वैल्यू 3 हो गई। इस फंडामेंटल को समझ गए, काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे। चलो अब मैं निकालना चाह रहा हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, AXBY की। कैसे निकलेगी, लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी, लैम्डा नोट मतलब लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ A पॉजिटिव, समझ गए, प्लस लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ B नेगेटिव, समझ में आ गया। बट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस, आयंस कितने हैं वो तो मल्टीप्लाई किए नहीं ना आपने। अरे A पॉजिटिव की आयनिक कंडक्टिविटी है, लेकिन A पॉजिटिव आयन है कितने, 2, X, तो X आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और B नेगेटिव आयन कितने हैं, Y, तो Y आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेरे भाई कोलराज लॉ। अब ये आपको पता है तो वीडियो को एक बार पॉज करो और CAPM इन्फिनिटी या CAPM 0 Al2SO4 के लिए लिख के देखो। अगर आप लिख पा रहे हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली मास्टरी लोगे इसके ऊपर। देखो CAPM यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसके बारे में, 0 किसका निकाल रहा हूँ, Al2SO4 की होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। तो क्या लिखूँगा, लैम्डा नॉट एल्यूमिनियम +3 का प्लस लैम्डा नॉट सल्फेट 2 नेगेटिव का। एल्यूमिनियम +3 कितने हैं, 2, सल्फेट कितने हैं, 3। ये आंसर आ गया कोलराज लॉ के अकॉर्डिंग। बताओ क्या मुश्किल है मेरे भाई, कुछ ही मुश्किल नहीं है ना। अरे यार बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब आपको वैल्यू मिलेंगी, कोलराज लॉ के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही तो है मेरा कहने का मतलब। देखो मान लो आपसे कहते हैं एग्जामिनर कि लैम्डा नॉट एल्यूमिनियम +3 की वैल्यू है 200, ठीक है, साइमन cm² मोल इनवर्स। और ध्यान रखना आपका CAPM यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और CAPM 0 यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों की सेम यूनिट होती है, भूलना मत। चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो चाहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, दोनों की एक यूनिट होती है, साइमन cm² मोल इनवर्स, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है, नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू दे रखी है और आपसे कहते हैं लैम्डा नॉट सल्फेट आयन की दे रखी है 300। आर्बिट्रेरली मान ली मैंने, मेरे को नहीं पता इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, और मैं उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि आपको डाटा गिवन होगा, डाटा को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको कह रहा है एल्यूमिनियम +3 की दे रखी है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर इतनी, और सल्फेट की इतनी है। तो आपसे कहते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालो एल्यूमिनियम सल्फेट की, किसकी, एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो आपका मेरे भाई फार्मूला तो ये रहा, लगा दो आंसर 2 × 200 प्लस 3 × 300, 2 × 200 400 प्लस 900, आंसर कम्स आउट टू बी 1300 साइमन cm² मोल इनवर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट कोलराज लॉ। बहुत ईजी है, इजी पीजी। तो कोलराज लॉ की डेफिनेशन बता दूं, लिख लो, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी द ऑफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक, इट डजेंट मैटर। तो अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, the molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of limiting ionic conductivities of individual ions at infinite dilution and multiplied by number of ions। समझ में आ गया। देखो इसको मैं डेफिनेशन समझाता हूँ। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट according to Kohlraj law, the limiting molar conductivity of aluminum sulfate is equal to the sum of
लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 एंड लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आयंस 2 and 3. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कोलराज लॉ. कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब हमें कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें तो बस आयन की आयनिक कंडक्टिविटी जो है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको ऐड कर देना है. ऐड करने से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा किसके लिए, पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा. दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन किस पे, वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ केला. पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं है, बार बार राक्षस है, आपके घर भी आ सकता है, आपको डरा सकता है. तो कोलराज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग. कोलराज लॉ की एप्लीकेशन देखो, सबसे पहले जो एप्लीकेशन बताई है वो अपने आप में ही एक लॉ है, टू डिटरमाइन Kpm0 ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में जहाँ पर आपकी DHO इक्वेशन फेल हो गई थी, स्पेशली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो DHO इक्वेशन की इस दुविधा को, इस समस्या को दूर करने के लिए कोलराज ने सबसे पहले एप्लीकेशन तो यही दी थी कि यू कैन डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट और स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है. ठीक है, दूसरा था टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. बताओ क्या फार्मूला बनना चाहिए. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा. लिख देता हूँ क्या पूरा नाम, काफ़ी बार से DD लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहे होंगे सर. DD का मतलब डिमांड ऑफ ड्राफ्ट तो नहीं है, या डाइपोल तो नहीं है. ये DD का मतलब अल्फा हो गया. अब मैं कह रहा हूँ इसका फार्मूला है KpmC, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई Kpm0 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कितने बच्चों को ये फार्मूला हजम हो गया, ये फार्मूला कितने बच्चों ने अब तक रट रखा है, मुझे बताना. क्रैमिंग की हुई है, मगिंग अप की हुई है कि अल्फा जब भी पूछे KpmC बटे में Kpm0 कर देंगे. कितने बच्चों ने रट रखा है, मैं साई भरता हूँ, आप मुझे जल्दी से बताएंगे. जल्दी सोचो मेरे भाई, समझ को समझो, जल्दी सोचो कि अल्फा की वैल्यू ये दोनों क्यों आई. KpmC यानी कि आप मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड करते हो तो आपका अल्फा क्यों निकल कर आता है. दिमाग लगाओ, पहले सोचो अल्फा क्या होता है. अरे अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब बोलो, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस. जैसे मान लो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, किसका, एसिटिक एसिड का. और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जो है उसके 100 मॉलिक्यूल्स में से कितने, 100 मॉलिक्यूल्स में से 30 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए. कितने, 30. 100 में से 30 डिसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड कितने हो गए, 30. टोटल कितने हैं, 100. तो अल्फा आ गया आपका. मैंने कहा एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड. उसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में से 30 डिसोसिएट हो गए. तो अल्फा पता क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अल्फा आएगा 0.3. 0.3 को अगर मल्टीप्लाई 100 से कर दूं तो 30% डिसोसिएशन हुआ है. कितना डिसोसिएशन हुआ है, 30%. क्योंकि 100 में से 30 डिसोसिएट हुए ना, 70 तो अभी भी क्या है, अनडिसोसिएटेड है. समझ पा रहे हो, समझ लिया, ठीक है. तो मैंने ये क्यों रखा, सुनो. अरे मेरे भाई, मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होती है. मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, वो तो होती है मोलर कंडक्टिविटी. लेकिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर होती कहाँ है, ये तो तब होती है जब कंसंट्रेशन को 0 मान लो. समझ में आ गई. अब देखो, अगर मैं कंसंट्रेशन को अप्रोची टू 0 मान लूँ तो मेरे भाई डाइल्यूशन क्या हो गया, इन्फिनिटी.
और कितने बच्चों को पता है कि डाइल्यूशन की वैल्यू सर ने अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताई थी। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। देखो, अगर किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की इतनी ज़्यादा डाइल्यूशन कर दी कि कंसंट्रेशन घट करके जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनिटी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी डाइल्यूशन होगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गेट डिसोसिएटेड। तो अल्फा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो अगर आप मोलर कंडक्टिविटी एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पर उसको डिवाइड कर रहे हो उस कंसंट्रेशन पर जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मान लो जब मोलर कंडक्टिविटी है तो 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं, और जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है तो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, तो 40/100 0.4 आ गया। समझ में आ गया? बिकॉज इन केस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी द डाइल्यूशन इज found to be infinity and infinite is the dilution, more is the dilution, more is the alpha and alpha comes out to be at a maximum value। और alpha अपने maximum value पर होगा तो जितनी वैल्यू है उसको मैक्सिमम से डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाता है कितना डिसोसिएशन हो चुका है। तो दैट्स वाई अल्फा कम्स आउट टू बी मोलर कंडक्टिविटी एंड रेशियो ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस अल्फा ही आता है। तो अल्फा कम्स आउट टू बी कैप एम डिवाइड बाय कैप एम 0। ठीक है, दो। तीसरी एप्लीकेशन देखो, तीसरी एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, भाई लेक्चर अच्छे हो ना, कंटेंट एक्सप्लेनेशन अच्छा हो तो वायरल करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। अदरवाइज मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, इस मेहनत को अगर आप जाया ना जाने दो, वेस्ट ना जाने दो, तो आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई एम नॉट टेकिंग ए सिंगल रुपी फ्रॉम यू, सो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, प्लीज़ डू शेयर दीज वीडियोज़ टू ईच एंड एवरी कम्युनिटी। उनको पता लगना चाहिए कि यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज इन द फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए, तो टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हो गया, सॉरी, टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो ना, किसका? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा से लिखते हैं, वो भी किससे निकलेगा? इस कोलराज लॉ के एप्लीकेशन से निकलता है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला है K = C⁴/1 - अल्फा। लिख लो, K का फार्मूला क्या है? C⁴/1 - अल्फा। अल्फा पता है तभी K निकाल सकते हो, क्योंकि अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ C⁴/1 - अल्फा। और सॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम आती है, 1 से बहुत कम आएगी। और अल्फा 1 से बहुत कम आएगा तो यहाँ से रिलेशनशिप निकल कर आएगी कि आप 1 - अल्फा को अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हो, क्योंकि अल्फा 1 से बहुत कम है तो 1 - अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया। यानी कि अगर मैं कह दूँ अल्फा की वैल्यू 0.0001 है तो 1 से तो बहुत कम है, तो 1 - 0.0001 को आप 1 ही तो ले सकते हो। ये कब लेना है? जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, तो उस केस में फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो तो K का सीधा फार्मूला आ जाएगा C⁴², क्योंकि 1 - अल्फा तो 1 हो गया ना। हाँ, ये लेकिन फार्मूला ये अप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन देखो, लास्ट 3 तो हो गई, 4 एप्लीकेशन। पहली, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप कैप इन्फिनिटी निकाल सकते हो, दूसरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, तीसरी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, और चौथी एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन, लास्ट एप्लीकेशन। उसके बाद चैप्टर को लेक्चर को हम समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। अब एक बात देखना, नोटिस किया आपने कि लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है, 1 घंटे 15 मिनट का हो गया होगा, 75 मिनट से ये बंदा यहाँ से हिला नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ना नोटबुक उठाई है, ना मैं कहीं उधर गया हूँ, ठीक है, कमरे में पंखा तक नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट डूइंग फॉर योर
वेलफेयर, ठीक है। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, दिस इज माई डेडिकेशन, दिस इज माई पैशन, दिस इज माई लव फॉर केमिस्ट्री। टू डिटरमाइन सोल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, किसी भी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सोल्युबिलिटी निकालने के लिए फार्मूला दिया गया था, लिख लो। सोल्युबिलिटी ऑफ द स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट S, इट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई कैप m0, ठीक है। यहाँ पर K ध्यान रखना क्या है, K इज द कंडक्टिविटी, कैप m0 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कर लोगे, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कह दिया एक सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, किसका, एसिटिक एसिड का, उसके आपसे कह दे कंडक्टिविटी है 0.00248, अभी दिया था इससे पहले, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और इसकी एसीटेट आयन जो है, मान लो एसीटेट आयन है, उसकी लैम्डा नॉट एसीटेट, इसका जो एसीटेट आयन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मान लो 300 है, और H पॉजिटिव आयन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मान लो, नहीं ये आपकी 100 है और ये 300 है, ठीक है। यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दे रखिए। अब देखो लैम्डा नॉट एसीटेट आयन और लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, इससे क्या निकाल लोगे, ये भाई लैम्डा नॉट 0 क्या जाएगा, लैम्डा नॉट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, तो कितना आएगा आपका 100 प्लस 300 कितना आ गया 400, समझ में आया। सोल्युबिलिटी निकाल लोगे, देखो सोल्युबिलिटी निकालते हैं, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू K की वैल्यू ये रही, लिख दूँ यहीं पे, हाँ सोल्युबिलिटी कितना जाएगा 0.0248 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 400, ये वैल्यू, तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो S कितना आएगा आपका 0.248, हाँ बिल्कुल ठीक है, और डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 करेंगे 0.248 कितना पे जाएगा, जल्दी बोलो, ये 248, 4 पे जाएगा मेरे भाई, 2 4 सिंह 24 और 2, हाँ 0.62। सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना मोल पर लीटर में आएगी, किस में आएगी, मोल पर लीटर, हाँ सॉल्युबिलिटी किस में आएगी मेरे भाई, मोल पर लीटर में आएगी, वो आपको याद रखना है, ठीक है। निकाल के दिखाऊं, अरे हम सब कुछ निकाल के दिखा देंगे आपको। देखो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला मैंने मोल पर लीटर क्यों लिखा, सॉल्युबिलिटी 2 होती है, एक ग्राम पर लीटर में, एक मोल पर लीटर में। देखो K की यूनिट बोलो ऊपर क्या होती है, K की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट बोलो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, समझ गए। साइमन से साइमन कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, ये ऊपर कितना है सेंटीमीटर का -1, इसको नीचे ले आओ, अरे सेंटीमीटर ऊपर -1 है, इसको नीचे लाओगे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, मोल की पावर -1 है, मोल की पावर -1 को ऊपर ले जाओगे हो जाएगा मोल, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है लीटर, बोलो आगे कि नहीं आ गया, मोल पर लीटर। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू डन इट, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग सेम्स टू बी इम्पॉसिबल अंटिल इट इज नॉट डन, जब तक कोई चीज़ ना की जाए वो इम्पॉसिबल ही होती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग इट्स बिकम ईजियर ईजियर एंड ईजियर, वो आसान होती चली जाती है, ठीक है। और थोड़ा मोटिवेशन के लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली कल क्या हुआ है, NVS का रिजल्ट आया, नवोदय विद्यालय संस्थान, आपने सुना होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं उसी प्रकार नवोदय विद्यालय होते हैं, तो कल नवोदय विद्यालय संस्थान का रिजल्ट आया है PGT केमिस्ट्री का, ठीक है। एंड I am not selected in that particular exam because I expecting according to the written marks and interview marks, मेरे इंटरव्यू में मार्क्स आए थे 144, 144 नंबर थे मेरे 200 में से इंटरव्यू में, और रिटर्न में मेरी ऑल इंडिया 81 रैंक थी, ठीक है। बट स्टिल आई एम नॉट सेलेक्टेड, लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ है NVS PGT केमिस्ट्री की जॉब के लिए। रीज़न क्या देंगे, यू कैन नॉट मेक एक्सक्यूज इफ़ यू आर रियली वांट टू गेट सक्सेस। अगर आपको वास्तव में सक्सेस चाहिए ना, तो वहाँ पर भाई एक्सक्यूज़ देना छोड़ दो। अब मैं यहाँ पर एक्सक्यूज़ ये तो डाल सकता हूँ कि मेरे मार्क्स है वो 13 कैंडिडेट ऐसे हैं उनसे ज़्यादा हैं, बट दे बिलोंग टू SC कैटेगरी, BC कैटेगरी, ST कैटेगरी, मेरे मार्क्स जनरल में होते हुए उन 13 लोगों से आगे हैं, लेकिन उन 13 लोगों का सिलेक्शन हो गया NVS PGT केमिस्ट्री के लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इससे मैं हिम्मत तो हार नहीं सकता ना, ठीक है। सो लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आए, नेवर गिव अप, ठीक है। जस्ट
ट्राई टू गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, बिकॉज हेयर यू आर जस्ट टू गेन नॉलेज नॉलेज एंड नॉलेज, ठीक है। जस्ट ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिफाइन योर एटीट्यूड, ठीक है। जस्ट ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन डिफाइन योर कैरेक्टर, योर नॉलेज, ठीक है। अरे एक एनवीएस क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, एनवीएस में मुझे जॉब मिल गई, क्या वो मुझे मेरे नॉलेज को डिफाइन कर देगा? जो मेरे नॉलेज मेरी केमिस्ट्री में है आज, तो नहीं कर सकता ना। सो दैट्स वाई इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन इन द टॉप आईआईटी इन द कंट्री, इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन इन द टॉप मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री, दैट शुड नॉट बी योर एम। ये आपका एम नहीं होना चाहिए। क्या पता उस टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी आपको नॉलेज ना मिले, उस टॉप आईआईटी में जाने के बाद भी आपको नॉलेज ना मिले, ठीक है। सो यू मस्ट हैव गोल टू बिकम ए वेरी गुड पर्सन आल्सो। एक पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि अच्छा इंसान बनने से ही हम बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और उनका आप करेक्टर और उनकी नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। तो दिस वुड बी योर एम। तो आपको याद रखना है। तो एज ए टीचर आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि to just focus on gaining more and more knowledge beside thinking कि whatever I will get top IIT और top medical college, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो चलो कॉलरा जला के एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। कॉलरा जला के न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक दो, फिर क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। चलो हाँ ये देखो क्वेश्चन देखो, विच ऑन द स्क्रीन यो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर के फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। क्या एक काम करते हैं, इस न्यूमेरिकल को अगले टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि जो इससे पहले मैंने दो न्यूमेरिकल और दिए थे आपको स्क्रीन पर दिखाने के लिए, ठीक है। प्लीज़ उनको अवॉइड करना, लेकिन मैंने जो क्रॉस मैचिंग की थी वो आप समझ जाओगे। क्रॉस मैचिंग में आपको बता दिया था ई नॉट ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये चीज़ आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक ये हमारे बातें हो गई। और हाँ देखो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ए है, के इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कह रहा है इसके बीच में रिलेशनशिप बतानी है, रिलेशन बिटवीन के इज द डिग्री ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसकी रिलेशनशिप बतानी है किसके बीच में, कैप एम जीरो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, मोलरिटी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। के की रिलेशनशिप बतानी है, के की रिलेशनशिप इनकी सेंस में, इनकी टर्म्स में बतानी है। बताएं, देखो बड़ा ध्यान से समझना। के होता है सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बोलो होता है कि नहीं होता, होता है ना। के इजिकल टू सी अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा बताया है मैंने। अल्फा क्या होता है, अल्फा बताया था कैप एम बटे में कैप एम जीरो, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई लिमिट मोलर। इन दोनों को यूज करके आंसर पुट कर दो। देखो के इजिकल टू सी अल्फा स्क्वेयर, अल्फा का स्क्वेयर यानी कि कैप एम अपॉन कैप एम जीरो इस पूरे का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या होता है, कैप एम डिवाइडेड बाई कैप एम जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अभी। सी बिल्कुल ठीक है, कैप एम का होल स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अब देखो कैप एम इन्फिनिटी, कैप एम जीरो का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैप एम जीरो, कैप एम जीरो इस पूरे का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा ये कैप एम जीरो पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो आगे देखो 1 माइनस ये, अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा नीचे, कैप एम जीरो, ठीक है। ऊपर यहाँ पर आएगा कैप एम जीरो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, कैप एम, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये टर्म नीचे है तो कैप एम का जीरो का होल स्क्वायर और कैप एम दिख रहा है आपको, ये कट जाएंगे तो स्क्वायर हटा दूँ मैं, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, ये भी हट गया, समझ गए होंगे। हाँ तो ये आपका फार्मूला बन गया। दिस इज द फार्मूला, सी इंटू कैप एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैप एम जीरो माइनस कैप एम जीरो माइनस कैप एम। दिस इज द फार्मूला फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि के की सेंस में इसका फार्मूला बताओ, तो सी कैप एम स्क्वायर
कैप एम इन्फिनिटी या कैप एम जीरो माइनस कैप एम, आ गया समझ में, के का फार्मूला आता है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। तो चलिए दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगला लेक्चर लेंगे हम, आपको बता ही दिया है, लेक्चर 2 में हम मोस्टली प्रॉब्लम लेंगे। देखो नॉन स्टिकेशन बची हुई है, नॉन स्टिकेशन कुछ और चीज़ नहीं है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ द सेल। भाई इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का सेल के ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको नंस्ट ने बताया था, तो नंस्ट क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। एक बच गया हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट, फराडे के 2 लॉ आते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल अप्रोच लेंगे, कॉन्सेप्ट अप्रोच लेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल ऑन द फराडे लॉ। फराडे लॉ को रिलेट करूंगा मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस के फिनोमेना में आपके प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कई बार, जैसे आपसे कह दिया एक कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, आपसे पूछ ले कैथोड एनोड पे प्रोडक्ट बताओ क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, वो हम डिस्कस करेंगे। आपसे कह दे डाइल्यूट HNO3 का सोल्यूशन है, डाइल्यूट HNO3 का एक्वा सॉल्यूशन है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड यूज की है, आपको कह दे कैथोड एनोड पे प्रोडक्ट बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा रहेगा रिगार्डिंग द फैराडेज लॉ, प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी बता दूं, जैसे मान लो आपको ई नोट दे रखा है कॉपर +2 से कॉपर, बिल्कुल ठीक है। आपको ई नोट दे रखा है कॉपर +1 से कॉपर, बिल्कुल ठीक है। कॉपर +2 दे रखा है, +2 से कॉपर +1, कॉपर +1 से कॉपर दे रखा है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कोई तीसरा कॉपर +2 से कॉपर +1 पूछ ले, ये दे दिया मान लो वैल्यू, ये तो सबको पता होती है 0.34 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू कह दी मैंने 0.15 वोल्ट है। कॉपर +2 से कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, कॉपर +1 से कॉपर है 0.15 वोल्ट, और आपसे कहते हैं कॉपर +2 से कॉपर +1 निकालो। तो एक अननोन ईएमएफ कैसे निकालते हैं, अननोन ईएमएफ, इसके बारे में मेरे भाई एक बहुत स्पेशल लेक्चर बना रखा है मैंने। आप क्रैश कोर्स फॉर द NIT JEE में चले जाना और उसमें सर्च करना हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ NDS सर, आपको डेफिनेटली लेक्चर मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। और आप याद रखें डे 16 लेक्चर 1 से लेकर डे 18 लेक्चर 2 तक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डे 18 है ना मेरा क्रैश कोर्स का, डे 18 है, मैंने मेंशन किया हुआ है, थंबनेल पे चेक कर लेना। डे 18 के लेक्चर 1 में और डे 18 के लेक्चर 2 में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर उनको पढ़ाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आपको वहीं मिल जाएंगे ना। लेक्चर 1 है डे 18 का, उसे मैंने पढ़ाया है हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ, उसमें एक लेटिमर डायग्राम का ऑप्शन दिया है मैंने, हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ बाय द लेटिमर डायग्राम। आपका क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। लेक्चर 1 जरूर देखना डे 18 का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख दूंगा मैं, डे 18 लेक्चर 1 के साथ से लिंक मिलेगा। डे 18 लेक्चर 2 में पढ़ाया है मैंने कि एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसकी 6 एप्लीकेशन है, और हर एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको 4 ईएमएफ दे दिए अलग अलग मेटल के, आपसे कह दे कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ, स्टोरेज ऑफ द सोल्यूशन इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन, या इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ये सारे फंडामेंटल है। लेक्चर 1 डे 18 का लेक्चर 1 2 जरूर देखे, हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ, ये स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूं मैं। और लेक्चर 2 डे 18 का, तो आपके 3 लेक्चर आज मैंने बता दिए देखने के लिए जो नए स्टूडेंट हैं। लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1 दिस, एंड डे 18 लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। डे 18 के लेक्चर 1 में पढ़ाया है मैंने हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ, और लेक्चर 2 में पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन। ये तीनों आप देख लो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, एंड डोंट फॉरगेट लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। थैंक यू सो मच।